प्यारे बच्चों, आज हम इंटरमीडिएट गणित में यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 में संपन्न हुए सेट 4 संकेतांक 324 बीए के प्रश्न पत्र को हल करेंगे। जिसमें पहला प्रश्न दिया है, तेरा सभी खंड कीजिए, प्रत्येक खंड का सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। देखने का नंबर में दिया है, तेरा मान लीजिए कि एल किसी समतल में स्थित समस्त सरल रेखाओं का एक समुच्चय है तथा आर इक्वल टू L1 L2 सच दैट L1 L2 पर लंब है। समुच्चय यल में परिभाषित एक संबंध है, तो यल में यह संबंध R है। तो देख रहे 4 ऑप्शन दिए हैं, हमको देखना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो हम देख रहे हैं दिया है L, देख रहे हैं L बराबर है किसी समतल में स्थित सरल रेखाओं का समुच्चय, समतल में स्थित सरल रेखाओं का समुच्चय और संबंध R बराबर दिया है। देख रहे हैं संबंध R इक्वल टू L1 L1 कामा L2 सच दैट L1 कह रहा L2 पर लंब है, L1 L2 पर लंब है। इस प्रकार से संबंध R दिया है, तो हमको जांच करना है कि दिए गए 4 विकल्पों में कौन सा विकल्प सही है। सबसे पहले हम स्वतुल्य की जांच करेंगे। सबसे पहली कंडीशन स्वतुल्य में हम देखते हैं, माना L1 बिलोंग्स टू L, तो यदि L1 का संबंध L1 में देखा जाए तो L1 देख रहे हैं L1 का L1 से यदि हम संबंध देखें, यदि L1 बिलोंग्स टू R लेंगे तो इसके अनुसार मिल जाएगा L1 लंब है L1 पर। देख रहे हैं कोई भी रेखा स्वयं पर लंब नहीं होती, तो ये सत्य नहीं है। कोई भी रेखा स्वयं पर लंब नहीं होती, ये सत्य नहीं है, इसलिए यह स्वतुल्य संबंध नहीं है। यह स्वतुल्य संबंध नहीं है। अब यदि हम सममित की जांच करें, माना L1 L2 बिलोंग्स टू R, दिस इम्प्लाइज L1 L2 बिलोंग्स टू R से संबंध है। देखिए यदि L1 L2 बिलोंग्स टू R दिया है तो दिस इम्प्लाइज L1 लंब है L2 पर, और यदि कोई रेखा दूसरी रेखा पर लंब है तो देख रहे हैं दूसरी रेखा भी पहली रेखा पर लंब होगी, L2 लंब L1 पर। दिस इम्प्लाइज L2 L1 बिलोंग्स टू R। इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए रेखा L1 है, रेखा L1 और ये रेखा L2 है, तो देख रहे हैं पहली रेखा दूसरी रेखा पर लंब है, तो दूसरी रेखा भी पहली रेखा पर लंब होगी, अर्थात दोनों रेखाएं एक दूसरे पर लंब हैं, इसलिए यह सममित संबंध है। इसलिए यह सममित संबंध है। अब हम संक्रमक होने की जांच करेंगे। तो देख रहे हैं, माना तीसरा पॉइंट संक्रमक की जांच करेंगे। माना L1 L2 L3 बिलोंग्स टू R, तो इसमें मान लेते हैं यदि L1 L2 बिलोंग्स टू R एंड L2 L3 बिलोंग्स टू R, दिस इम्प्लाइज, इसका अर्थ है कि L1 लंब है L2 पर तथा L2 लंब है L3 पर। तो ये देखना है क्या L1 और L3 में भी यही संबंध मिलेगा। L1 देखेंगे लंब नहीं मिलेगा L3 पर। इसको हम इस प्रकार से भी देख सकते हैं, जैसे पहली रेखा L1
दूसरी मान लीजिए L2 है। देख रहे हैं पहली रेखा यानी L1 L2 पर लंब है। अब L2 एक तीसरी रेखा खींचते हैं। इस तीसरी रेखा में देख रहे हैं लंब है। तो यहाँ पर देख रहे हैं L1 और L3 एक दूसरे पर लंब नहीं है बल्कि एक दूसरे के समांतर हैं। इसलिए L1 का संबंध L3 से नहीं प्राप्त होता है। तो देख रहे हैं जो संबंध L1 का L2 से है और L2 का L3 से है, ठीक वही संबंध L1 का L3 के साथ नहीं प्राप्त होता है, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसलिए यह संक्रमक संबंध नहीं है, संक्रमक संबंध नहीं है। तो देख रहे दिया हुआ संबंध केवल सममित है, यह ना तो स्वतुल्य है और ना ही संक्रमक है। तो देख रहे दिए गए विकल्पों में सेकंड नंबर सममित होगा किंतु स्वतुल्य एवं संक्रमक नहीं। तो इसमें विकल्प सेकंड सही है। इसके बाद फिर देख रहे हैं खा नंबर में दिया है कि ना यदि आव्यूहों ए और बी की कोटि क्रमशः यम गुणे यन। देख रहे हैं आव्यूह ए की कोटि दी है यम गुणे यन। प्रश्न नंबर 1 का खा। देख रहे हैं प्रश्न नंबर 1 के खा में आव्यूह ए का क्रम है यम गुणे यन और आव्यूह बी का क्रम है यन गुणे पी। तो देख रहे हैं ए यम गुणे यन और बी यन गुणे पी, इसलिए आव्यूह ए बी का क्रम होगा। देख रहे हैं दोनों से यन यन को यदि हम हटा दें तो पूछ रहा है आव्यूह ए बी की कोटि होगी। तो देख रहे हैं ए बी की कोटि यम गुणे पी। तो यम गुणे पी देख रहे हैं विकल्प नंबर फर्स्ट में दी है। तो इस प्रकार से ए बी की कोटि बराबर यम गुणे पी। तो इसका विकल्प फर्स्ट सही है, विकल्प फर्स्ट सही है। इसके बाद हम देखते हैं गा नंबर में देख रहे हैं क्या माना। देख रहे हैं महत्तम पूर्णांक फलन। देख रहे हैं यक्ष के उस महत्तम पूर्णांक फलन को प्रकट करता है जो यक्ष से कम या उसके बराबर है। तब f(x) बराबर महत्तम पूर्णांक फलन x द्वारा परिभाषित इफ सच दैट r इक्वल टू r होगा। देख रहे 4 ऑप्शन दिए हैं तो हमको जांच करना है कौन सा ऑप्शन सही है। देख रहे दिया है x के महत्तम पूर्णांक फलन को प्रकट करता है, महत्तम पूर्णांक फलन। और देख रहे हैं f(x) इक्वल टू दिया है f(x) इक्वल टू x द्वारा परिभाषित फलन तेरा इफ सच दैट r टू r होगा। तो देख रहे हैं महत्तम पूर्णांक फलन डोमेन और शेह डोमेन दोनों रियल नंबर से हैं। तो यदि यहाँ पर हम देखें, मान लीजिए डोमेन r शेह डोमेन r, यदि इनके हम कुछ मानों को लें, जैसे देख रहे हैं 0, 1.1, 1.2, 1.3 और इस प्रकार से 1.4 एंड सो ऑन 2। फिर देख रहे हैं शेह डोमेन में भी रियल नंबर से है। इसमें अगर देखें 0, 1.1, 1.2, 1.3 एंड सो ऑन 2। तो यहाँ पर देख रहे हैं अगर हम मान निकालेंगे f(x) इक्वल टू महत्तम पूर्णांक फलन दिया है, इसमें यदि हम f(1.1) इक्वल टू निकालें तो देख रहे हैं f(1.1) इक्वल टू मिलेगा, क्योंकि महत्तम पूर्णांक फलन की बात करता है तो ये हमारा इक्वल टू 1 के होगा। f(1.2) का मान निकालेंगे तो देख रहे हैं ये भी इक्वल टू 1 के ही आएगा। f(1.3) का मान निकालेंगे तो देख रहे हैं 1.3 महत्तम पूर्णांक फलन इक्वल टू 1 मिलेगा। तो देख रहे हैं 1.1 का संबंध भी देख रहे हैं 1 से है, 0 और 0 के बाद देख रहे हैं यदि हम 1 ले लें 0, 1, इस प्रकार से 1.1 का संबंध 1 से है, 1.2 का भी संबंध 1 से है, 1.3 का निकालेंगे तो इसका भी संबंध 1 से ही मिलेगा, 1.4 का संबंध निकालेंगे
ये भी एक से ही प्राप्त होगा। तो देख रहे हैं एक से अधिक अवयवों का प्रतिबिंब एक में ही है, इसलिए यह एकैकी फलन नहीं है। दिया हुआ फलन तो ये हमारा एकैकी नहीं है, यह एकैकी नहीं है, कह सकते हैं बहुएक फलन है, एकैकी फलन नहीं है। अब इसके हम आच्छादक होने की जांच करेंगे। फलन देखते हैं आच्छादक तभी होगा जब सह डोमेन और परिसर दोनों समान हों। यदि सह डोमेन बराबर परिसर के मिल जाए तो दिया हुआ संबंध आच्छादक होगा। क्योंकि देख रहे हैं सह डोमेन में 1.1, 1.2, 1.3, तो ये देख रहे हैं दशमलव या भिन्नात्मक मान किसी भी संख्या के प्रतिबिंब नहीं होंगे, जबकि आच्छादक होने के लिए अनिवार्य है कि सह डोमेन का प्रत्येक अवयव डोमेन के किसी न किसी अवयव से संबंधित हो, तभी आच्छादक होगा। इसलिए चूंकि देख रहे हैं सह डोमेन के अवयव 1.1, 1.2, 1.3 एंड सो ऑन डोमेन के किसी अवयव के प्रतिबिंब नहीं होंगे, किसी अवयव के प्रतिबिंब नहीं होंगे, इसलिए यह आच्छादक नहीं है, इसलिए यह आच्छादक फलन नहीं है। कह सकते हैं दिए गए विकल्पों में देखें, पहले में एकैकी आच्छादक, तो देख रहे हैं ना तो एकैकी है और ना ही आच्छादक है। सेकंड एकैकी किंतु आच्छादक नहीं, ये भी असत्य है। आच्छादक किंतु एकैकी नहीं, ये भी असत्य है। चौथा देख रहे हैं ना तो एकैकी है और ना ही आच्छादक है, तो विकल्प 4 सही है। विकल्प 4 ना तो एकैकी है और ना ही आच्छादक है, सही है। इसके बाद फिर देखते हैं घा नंबर में दिया है प्रश्न नंबर 1 का घा। 1 के घा में देख रहे हैं अवकल समीकरण की घात होगी। तो अवकल समीकरण की घात हम जानते हैं उच्चतम कोटि का जो अवकलज होगा उसकी जो घात होगी वही अवकल समीकरण की घात होगी। तो इसमें देख रहे हैं उच्चतम कोटि का अवकलज d²y/dx² है, अर्थात कहें तो ये द्वितीय कोटि का अवकलज है और इसकी घात देख रहे हैं 3 दी है, इसलिए इस दिए हुए अवकल समीकरण की घात 3 होगी। उच्चतम अवकलज की घात ही अवकल समीकरण की घात कहलाती है, इसलिए अवकल समीकरण की घात बराबर मिल जाएगी 3। देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया है, तो इसका विकल्प सेकंड सही है। विकल्प सेकंड सही है। अब हम देखते हैं 1 का अंगा नंबर। देख रहे हैं 1 के अंगा नंबर में दिया है कि ना I.I प्रश्न नंबर 1 का अंगा। देख रहे हैं 1 के अंगा में दिया है 1 के अंगा में देख रहे दिया है, देख रहे प्रश्न 1 का अंगा है I.I माइनस J.J माइनस K.K का मान होगा। तो देख रहे हैं I.I इक्वल टू 1 माइनस J.J इक्वल टू 1 माइनस K.K इक्वल टू देख रहे हैं 1 प्लस माइनस में कैंसिल हो जाएगा। तो देख रहे हैं -1 बचता है और -1 देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया है, विकल्प सेकंड सही है। इसके बाद देख रहे हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में दिया है कि सभी खंड कीजिए, जिसका देख रहे हैं का नंबर है कि कोशेक इनवर्स 2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। देख रहे हैं कोशेक इनवर्स 2 का मुख्य मान ज्ञात करना है। मान लेते हैं माना कोशेक इनवर्स 2 इक्वल टू थीटा। तो देख रहे हैं √2 इक्वल टू मिल जाएगा कोशेक थीटा
कोशेक इनवर्स 2 दिया है, तो देख रहे हैं कोशेक इनवर्स 2, तो 2 हम जानते हैं कोशेक टी सन्स का मान होता है, तो कोशेक थीटा इक्वल टू कोशेक टी सन्स। और तो इस प्रकार से टी सन्स को यदि रेडियन में लिखते हैं तो कोशेक पाई बाई 6, तो कोशेक थीटा इक्वल टू कोशेक पाई बाई 6। क्योंकि कोशेक का मुख्य मान शाखा परिसर -π/2 से π/2 है, 0 को छोड़कर, तो देख रहे हैं इसका मुख्य मान π/6 होगा। मुख्य मान बराबर π/6, तो यही हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। इसके बाद देख रहे हैं खा नंबर में दिया है, दूसरे का खा नंबर देख रहे हैं इंटीग्रेशन x² इंटू e⁻x³ dx का कह रहा मान ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं माना x³ इक्वल टू टी, अवकलन करेंगे तो x³ का अवकल गुणांक 3x² dx इक्वल टू dt। देख रहे हैं x² dx दिया है, तो यदि हम x² dx का मान लिखें तो ये मिल जाएगा 1/3 dt। तो देख रहे हैं इंटीग्रेशन i इक्वल टू x² dx की जगह हम 1/3 dt लिख देंगे। देख रहे हैं e⁻t बन जाता है, और e⁻t का समाकलन हम जानते हैं e⁻t ही होगा, प्लस कांस्टेंट c जोड़ देंगे। आप देख रहे हैं यदि हम t का मान रख दें तो 1/3 e⁻x³ प्लस कांस्टेंट c, तो ये हमारे इस दिए हुए प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद देख रहे हैं दूसरे का गा नंबर दिया है, दूसरे के गा में कह रहा है साइन काश x² का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। तो देख रहे हैं प्रश्न नंबर 2 का गा, 2 के गा में दिया है साइन काश x², मान लेते हैं माना y इक्वल टू साइन काश x² का x के सापेक्ष अवकल गुणांक निकालना है। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर देख रहे हैं x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy/dx इक्वल टू, पहले साइन का करेंगे, साइन का जानते हैं कॉस, आगे कॉस x² लिखा है। इसके बाद इस काश का अवकल गुणांक करेंगे, काश का जानते हैं माइनस साइन x², और फिर हम x² का अवकल गुणांक निकालेंगे 2x मिल जाएगा। इस प्रकार से -2x इंटू साइन x² इंटू काश x², यही अभिष्ट अवकल गुणांक होगा। तो ये हमारे दूसरे के गा का आंसर हो जाएगा। इसके बाद देख रहे हैं दूसरे का घा नंबर दिया है, प्रश्न नंबर 2 का घा, देख रहे हैं प्रश्न नंबर 2 के घा में सदिश i प्लस j, मान लेते हैं माना सदिश a इक्वल टू i प्लस j -2k कि हमको दिक् को ज्याय ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमने सदिश को वेक्टर a के बराबर मान लिया, माना वेक्टर a इक्वल टू, आप सबसे पहले हम इसका मापांक निकाल लेंगे, मॉड a इक्वल टू √i के गुणांक का स्क्वायर अर्थात 1 का स्क्वायर प्लस j के गुणांक का स्क्वायर अर्थात 1 का स्क्वायर प्लस k के गुणांक का स्क्वायर तो -2 का स्क्वायर। सरल करेंगे तो देख रहे हैं सरल करने पर यही मिल जाएगा √1 + 1 प्लस -2 का स्क्वायर 4, देख रहे हैं 4 2 6, √6 मिल जाता है। अब दिक्कोज्या में पहली दिक्कोज्या L इक्वल टू होगी i का गुणांक बटे मापांक, देख रहे हैं i का गुणांक 1 है, 1 बटे मापांक √6। दूसरी दिक्कोज्या m बराबर j का गुणांक अर्थात 1 बटे √6। फिर तीसरी दिक्कोज्या n बराबर k का गुणांक बटे मापांक तो -2 बटे √6। इस प्रकार से
तीनों दिक्कोज्याओं का मान आ जाएगा। तो यही हमारा इस प्रश्न का आंसर होगा। इसके बाद हम देखते हैं दूसरे का अंगा पार्ट। देख रहे हैं प्रश्न नंबर 2 के अंगा में दिया है, कह रहा है यदि 2x प्लस वाई इक्वल टू, देख रहे हैं दिया है प्रश्न नंबर 2 का अंगा भाग। देख रहे हैं 2 के अंगा में दिया है, देख रहे हैं दूसरे के अंगा पार्ट में 2x प्लस वाई इक्वल टू, देख रहे हैं आप भी वो पहली पंक्ति 1 0, दूसरी पंक्ति -3 2, और दूसरा दिया है y बराबर पहली पंक्ति में 3 2 और दूसरी पंक्ति देख रहे हैं 1 4। तो कह रहा यक्ष का मान ज्ञात कीजिए। तो यदि इस y के मान को हम पहले समीकरण में रख दें तो देख रहे हैं यही मिल जाएगा 2x प्लस वाई के स्थान पर 3 2 1 4 इक्वल टू 1 0 -3 2। तो यदि इस आव्यूह को हम पक्षांतर कर लें तो 2x बराबर 1 0 -3 2, और देख रहे हैं इधर प्लस में है इधर माइनस में मिल जाएगा 3 2 1 4। सरल कर लेंगे तो सरल करने पर देख रहे हैं 1 से 3 घटाएंगे -2, 0 से 2 घटाएंगे -2, और -3 -1 मिल करके -4, 2 -4 -2। इस प्रकार से 2x बराबर मिलता है। x बराबर लिखेंगे 2 से भाग हो जाएगा, यदि 2 से भाग दें तो देख रहे हैं -1 -2 और -1। तो यही x का मान होगा। तो ये हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। शेष प्रश्नों को हम अगले भाग में हल करेंगे। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।